नमस्कार। मैं हरवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन। आज हम सरकार के पार्टों के बारे में चर्चा करेंगे। सरकार के 3 अंग हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनमें से व्यवस्थापिका एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो सरकार की जनता के लिए बनाई जाने वाली नीतियों का निर्धारण करती है और उनके कार्यान्वयन कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है और उनका न्यायिक मूल्यांकन या परीक्षण न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। तो सरकार की अवधारणा क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। राज्य एक अमूर्त संस्था होती है जो दिखाई नहीं देती, बल्कि उसके अस्तित्व की कल्पना की जाती है। समाज का एक अनिवार्य राजनीतिक संगठन है जो अपने क्षेत्र के अन्य सभी संगठनों में सर्वोपरि होता है। राज्य जिन 4 तत्वों से मिलकर बना होता है उनमें एक महत्वपूर्ण तत्व है सरकार। जैसा कि डॉक्टर गवर्नर ने कहा है, राज्य की इच्छाओं की पूर्ति जिस संगठन द्वारा होती है उसका नाम सरकार है। इस तरह सरकार राज्य का अत्यंत आवश्यक अंग होता है जिसके माध्यम से राज्य अपनी संप्रभु शक्ति का प्रयोग करता है। सोल्टाओ के शब्दों में कहें तो सरकार से हमारा तात्पर्य उन सभी व्यक्तियों और संस्थाओं तथा संसाधनों से होता है जिसके द्वारा राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है तथा उसे क्रियान्वित किया जा सकता है। इसी प्रकार बर्क ने कहा है, सरकार मानव बुद्धि का आविष्कार है जिसके द्वारा मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण की जाती हैं। उन्होंने सरकार को परिभाषित करते हुए कहा है, सरकार एक ऐसा उपकरणीय तंत्र है जिसके माध्यम से राज्य की इच्छा निर्मित, अभिव्यक्त और लागू की जाती है। अतः कहा जा सकता है, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य नामक राजनीतिक संगठन निर्मित हुआ है, उस उद्देश्य की व्याख्या करने और उसे कार्यान्वित करने का कार्य सरकार करती है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेन में कहा गया है कि सरकार सामाजिक जीवन के उस पहलू से संबंधित है जो सहमति और नियंत्रण, शक्ति एवं प्राधिकार पर केंद्रित है। इसी प्रकार इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइंसेज में कहा गया है कि सरकार व्यक्तियों के एक समूह से बनी होती है जो शक्ति के प्रयोग में एक निश्चित नेतृत्व के माध्यम से हिस्सा लेती है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। सरकार अनेक कार्यों का निष्पादन करती है, मुख्य रूप से कानून का निर्माण, इनका क्रियान्वयन व इनकी व्याख्या। राजनीति विज्ञान के विभिन्न विचारकों ने सरकार के इन बृहद कार्यों को एक ही निकाय द्वारा किया जाना उसके पथभ्रष्ट होने या निरंकुश होने का कारण माना है। इसलिए विभिन्न विचारकों ने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रमुख विचारक फ्रांस के थिंकर मॉन्टेस्क्यू हैं। यह सिद्धांत इन्हीं के नाम से जुड़ा हुआ है। यद्यपि इस सिद्धांत का समर्थन मॉन्टेस्क्यू से पूर्व और बाद के लेखकों ने भी किया है, जिनमें अरस्तु, सिसरो, पॉलीबियस, जीन बोन्दा, जॉन लॉक, ब्लैकस्टोन, मेडिसन और हैमिल्टन आदि लेखकों का उल्लेख किया जा सकता है। जीन बोन्दा ने 16वीं शताब्दी में अपनी कृति डी रिपब्लिका में कहा था, यदि राजा स्वयं ही विधि निर्माता और न्यायाधीश दोनों हो जाए तो निर्दयी राजा निर्दयतापूर्वक दंड व्यवस्था करेगा। इसी तरह जॉन लॉक ने कहा था, यदि विधि निर्माता ही विधि की जांच करे तो इसे स्वार्थपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति ही होती है, और यदि विधि निर्माता ही न्याय करने वाला बन जाए तो इससे अत्याचार की आशंका भी बन जाती है। मॉन्टेस्क्यू ने शासन के मुख्य कार्यों के आधार पर इन्हें 3 भागों में विभाजित करने की अनुशंसा की, जिसमें व्यवस्थापिका को विधि निर्माण, कार्यपालिका को विधि के कार्यान्वयन और न्यायपालिका को विधि की व्याख्या अथवा उल्लंघन करने वालों को दंड और न्याय व्यवस्था करने हेतु अधिकृत किया गया। मॉन्टेस्क्यू ने केवल शासन के तीनों शक्तियों को पृथक रखने का सुझाव दिया, बल्कि यह भी कहा उनका संचालन भिन्न भिन्न व्यक्तियों या व्यक्ति समूहों द्वारा होना चाहिए, क्योंकि यदि तीनों शक्तियों को कुछ ही हाथों में एकत्रीकरण हो जाए तो सर्वनाश निश्चित है। मॉन्टेस्क्यू का यह विचार भी था कि इन तीनों शक्तियों को एक ही निकाय में केंद्रित हो जाने से मानव की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जा सकती है। इसलिए उसने सरकार के कार्यों को 3 पृथक पृथक निकायों के द्वारा संपन्न किए जाने का सिद्धांत प्रतिपादित किया। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अनुरूप वर्तमान में संपूर्ण विश्व में सरकार का संगठन 3 अंगों को मिलाकर बना है: व्यवस्थापिका,
कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सरकार के दोनों अन्य निकायों की तुलना में इसके कार्य और दायित्व दोनों अधिक हैं। सभी आधुनिक लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं में व्यवस्थापिका जनता का प्रतिनिधित्व करती है। वस्तुतः व्यवस्थापिका एक निश्चित अवधि के लिए जनता की संप्रभुता का उपयोग करती है, क्योंकि निर्वाचन के माध्यम से जनता अपनी संप्रभु शक्ति अपने प्रतिनिधियों को सौंप देती है। व्यवस्थापिका को जनमत का दर्पण भी कहा जाता है। इसमें निर्वाचित प्रतिनिधि जनमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके द्वारा निर्मित विधियों में राज्य की इच्छा अभिव्यक्त होती है और उन विधियों को राज्य की संप्रभुता का संबल प्राप्त होता है। व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित विधियों को ही कार्यपालिका कार्यान्वित करती है और न्यायपालिका उन्हीं विधियों को आधार मानकर न्याय व्यवस्था करती है। इस तरह व्यवस्थापिका सरकार के दो अन्य निकायों कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के लिए प्रारंभिक आधार प्रदान करती है। व्यवस्थापिका का महत्व किसी भी देश में प्रचलित शासन के प्रकार पर निर्भर करता है। यदि किसी देश में अधिनायक या निरंकुश शासन है तो वहाँ की व्यवस्थापिका अधिनायक के हाथ में कठपुतली मात्र हो सकती है। इसी प्रकार जब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली प्रचलित है वहाँ व्यवस्थापिका की शक्तियाँ और कार्य निश्चित एवं मर्यादित होते हैं। जैसे अमेरिका में कार्यपालिका निकाय पर उसका कोई प्रत्यक्ष या प्रभावी नियंत्रण नहीं होता है, किंतु इंग्लैंड और भारत जैसी संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका का महत्व अन्य प्रणाली की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। इन देशों में व्यवस्थापिका से कार्यपालिका पर अंकुश रखने की अपेक्षा की जाती है। नाम मात्र कार्यपालिका पर महाभियोग लगाने का उसे अधिकार होता है और वास्तविक कार्यपालिका भी उसी के विश्वास पर्यंत अपने पद पर बनी रह सकती है। इन देशों में व्यवस्थापिका केवल कानूनों का निर्माण नहीं करती बल्कि प्रशासन की नीति भी निश्चित करती है। संविधान के अनुसार देश की कार्यपालिका कैसा आचरण करे यह देखने का काम भी एक सीमा तक व्यवस्थापिका ही करती है। संविधान में संशोधन का कार्य भी व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। तथा सैद्धांतिक तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि व्यवस्थापिका सरकार के दूसरे निकायों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण स्थिति रखती है। व्यवस्थापिका को भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। प्रमुख देशों की व्यवस्थापिका इस प्रकार हैं। अफगानिस्तान में शूरा कहा जाता है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहा जाता है, डेनमार्क में फोल्केटिंग कहा जाता है, जर्मनी में बुंडस्टैग कहा जाता है, भारत में संसद है, इजराइल में नेसेट है, आयरलैंड में डेल आयरन है। इसी प्रकार अन्य देशों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। संसद का श्री गणेश इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड के राजा सर्वप्रथम अपनी नीतियां लागू करने के लिए जितने धन की जरूरत थी उसकी स्वीकृति पाने के लिए संसद की पहल की थी। मॉन्टेस्क्यू का मत है प्राचीन काल में लोगों को प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित व्यवस्थापिका सभाओं को ज्ञान नहीं था। गवर्नर का मत है आधुनिक प्रतिनिधि प्रणाली का आरंभ जर्मनी में प्राचीन ट्यूटर की जनसभा में देखा जा सकता है, जिनमें कबीले के प्रमुख भाग लेते थे। वैसे संसदीय इतिहास में संसद की जननी के रूप में इंग्लैंड को याद किया जाता है। यहीं से धीरे धीरे संसद ने आधुनिक जनप्रतिनिधि सभा का रूप धारण किया था। धन्यवाद।